हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी 11th क्लास की वीडियो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये क्लास हमारी 11वीं क्लास है, जिसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने मोल धारणा को समझ लिया था। एक मोल में कितने आयन्स होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा? एक मोल्स के अंदर बोलिए 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। एक मोल का अणुभार की बराबर मात्रा होती है और एक मोल की गैस का 22.4 लीटर आयतन होता है। क्लियर? अब हम आज के इस क्लास के अंदर रासायनिक समीकरण पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा हेडिंग रहने वाला है रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होती है रासायनिक समीकरण? तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो रासायनिक समीकरण होती है बेटा किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक पदार्थ एवं बनने वाले क्रियाफल, जिनको उत्पाद भी बोलते हैं, क्रियाफल ब्रैकेट में उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्ह से निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी अभिक्रिया है उसमें जो प्रयुक्त होने वाले अभिकारक पदार्थ हैं एवं बनने वाले जो क्रियाफल, जिसे उत्पाद भी बोलते हैं, क्रियाफल या उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्ह से अगर अपन दिखाएं तो प्रतीक चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गई परिभाषा? समझ गए आप? जैसे हम देखते हैं जल का निर्माण किससे होता है? आपको पता है जल, वाटर क्या होता है? H2O। क्या होता है वाटर? H2O। तो H2O का जो निर्माण है उसकी किससे मिलकर बनता है वाटर? उसको समीकरण में कैसे दिखाएं? तो आप बोलोगे वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, तो उसको समीकरण की फॉर्म में कैसे दिखाएं? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को प्रतीक से दिखा दिया H2, ऑक्सीजन को प्रतीक से दिखा दिया O2, और क्या बना रहे हैं? तो बना रहे हैं H2O।
ठीक है। तो ये आपके हो गए रासायनिक समीकरण जो वाटर निर्माण को दिखाती है। ये क्या हो गए? ये आपके रासायनिक समीकरण हो गए। सेम ऐसे ही अमोनिया का निर्माण करना है। अमोनिया NH3 होती है, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो N2 और H2 मिलकर क्या बनाएंगी? अमोनिया। अब तुम कहोगे कि ये समीकरण तो ठीक है, लेकिन ये संतुलित नहीं है। क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। तो रासायनिक समीकरण में पहले क्या क्या हमको जानकारी मिलती है, हम पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर संतुलित करना भी सीखेंगे। अभी मैं संतुलित कर देता हूँ। तो यहाँ H2 आएगा, ये H2 हो गया, संतुलित हो गई। अब यहाँ 3H2 लगा लो, यहाँ 2NH3 लगा लो, अब ये भी संतुलित हो गई। तो खैर अभी संतुलित करना कैसे सीखेंगे उसको हम बाद में लेंगे। पहले हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण से मिलने वाली जानकारियाँ। अगला हेडिंग बना लो आप। ये तो डेफिनेशन हो गई रासायनिक समीकरण की। अब रासायनिक समीकरण से मिलने वाली जानकारियाँ। जानकारियाँ क्या क्या हैं जो रासायनिक समीकरण हमको देती है? तो एक रासायनिक समीकरण को देख के, ये क्या है? क्रिया कारक। तीर के दाईं तरफ जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? क्रिया कारक। और जो बाईं तरफ लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया फल यानी उत्पाद। ठीक है। तो एक रासायनिक समीकरण को देख के हमको क्रिया कारक और उत्पाद की जानकारी मिल जाती है। तो पहली है अभिक्रिया या समीकरण। समीकरण से मिल रही है ना, समीकरण को देखकर उत्पाद क्रिया कारक एवं क्रियाफल, इनको उत्पाद भी बोलते हैं, को बताया जा सकता है। जैसे कोई भी अभिक्रिया है, SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू 2SO3 गैस। तो ये समीकरण है संतुलित। तो ये तो क्या हो गए बेटा? ये तो हो गए क्रिया कारक। और ये क्या हो गए? ये आपके हो गए उत्पाद। तो हमको एक अभिक्रिया अगर दिखाई गई है तो हम ये पहचान लेते हैं कि उसमें क्रिया कारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं। ये हमको अभिक्रिया को देख के, तो तीर के बाईं तरफ जो लिखे होते हैं वो क्रिया कारक होते हैं, और दाईं तरफ जो लिखे होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो एक अभिक्रिया अब आपके लिए है, आप पहचानना तुरंत जल्दी से कि इसमें, ये तो मैंने बता दिया क्रिया कारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं। C सॉलिड प्लस O2 इक्वल टू CO2। तो बताओ उत्पाद क्या है? तो उत्पाद बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्रिया कारक क्या है? ग्रेफाइट, सॉलिड फॉर्म में होता है कार्बन, और ऑक्सीजन। तो ये तो क्या हो गए? आपके क्रिया कारक हो गए हैं। क्रिया कारक कौन से होते हैं? जो तीर के बाईं तरफ लिखे होते हैं वो क्रिया कारक, जिनको अभिकारक भी बोलते हैं। और ये आपके क्या हो गया? इसमें उत्पाद, ये आपके उत्पाद हो गया। क्लियर? तो उत्पाद क्रिया कारक पहचानना आपको समीकरण देख के आ जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं है।
चलिए, तो दूसरी जानकारी हमें अभिक्रिया क्या देती है, ये नोट डाउन कर लो एक जानकारी। दूसरी जानकारी जो हमें समीकरण से मिलती है वो होती है कि भौतिक अवस्था बताती है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्रियाकारक तथा उत्पाद पदार्थ की भौतिक अवस्था को भी व्यक्त करती है। क्योंकि जब भी हम समीकरण लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट के अंदर नीचे हम उसकी अवस्था को भी दिखा रहे हैं। जैसे देखो, मैंने समीकरण लिखी थी, एक और लिख देता हूँ, CaCO3, तो मैं इसकी भौतिक अवस्था को भी यहाँ दिखा रहा हूँ, सॉलिड, कि ये कैसा है, सॉलिड। ऑन हीटिंग, ये इसको अगर हीट कर दें तो ये हमको प्रोवाइड करता है CaO, ये भी सॉलिड है, प्लस CO2, ये गैस है। तो जो स्क्रिप्ट में समीकरण जब भी लिखी आती है उसके स्क्रिप्ट में उसकी अवस्था लिखी आती है। तो अगर आप समीकरण आप देख रहे हो तो फिर आपको क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भी पता लग जाएगी। तो ये क्या है, ये ठोस है, ठीक है। ठोस अवस्था यानी CaCO3 ठोस अवस्था में क्रिया में भाग ले रहा है। और इससे बनने वाला चूना, CaO को चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, तो ये भी ठोस अवस्था में ही प्राप्त हो रहा है। और यहाँ CO2 गैस अवस्था में हमें प्राप्त हो रही है। ये हमको जानकारी मिल जाती है एक रासायनिक समीकरण को देखने पर। तो अब की बार जब मैं बोलूँ तो उसको आपको बोलना है समीकरण को, ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ गए। एक समीकरण लिख रहा हूँ मैं, आपको पढ़ के सुनाना है। Fe3O4 CO गैस इज इक्वल टू 3FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये समीकरण को कैसे पढ़ोगे अब आप? तो अब आप पढ़ोगे ठोस मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 गैसीय CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके ठोस FeO तथा गैस CO2 बनाता है। यानी आप क्रियाकारक की ठोस गैस अवस्थाओं को भी पहचान गए अभी समीकरण को देखकर। तो ये हमारी दूसरी जानकारी है जो हमें ये ज्ञान कराती है समीकरण कि कौन से क्रियाकारक गैस अवस्था में है और कौन से ठोस अवस्था में और कौन से लिक्विड अवस्था में भी हो सकते हैं। थर्ड, ऊष्मा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी होने की जानकारी देती है। तो एक रासायनिक समीकरण है जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माशोषी है, इसकी जानकारी भी देती है। कैसे? ये N2 + 3H2 = 2NH3।
अब इसके लिए लिखा आता है साथ में 46.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यानी ये कह रहा है कि जब ये बनते हैं ना, ये समीकरण से ये बनते हैं तो इतनी ऊष्मा निकलती और है। यानी यह अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है और क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच होता है एंथैल्पी में परिवर्तन, वो नेगेटिव है। ये ध्यान रखना, क्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन होगा, वो यहाँ ऊष्मा भी निकल रही है ना, यानी अभिक्रिया होने के साथ ऊष्मा निकल रही है, तो जिनमें ऊष्मा निकलती है वो कौन सी होती है, क्षेपी। अब मान लो ऐसे लिखा जाता, ऐसे नहीं तो ऐसे लिखा जाता A प्लस बी प्लस क्यू, ए प्लस क्यू क्या, या हीट लिखा जाता है, हीट ऊष्मा दी, फिर जाके लिख बना प्रोडक्ट। हाँ, तो इसका मतलब यह है, इसमें ए और बी जब ऊष्मा ग्रहण करते हैं तब जाके उत्पाद बनाते हैं, तो यानी यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी। तो यहाँ से ये जानकारी मिल गई, यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। समझ गए? तो ये तीन जानकारी हैं जो हमको समीकरण से पता लग रही है। एक जानकारी और है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है, चौथी जो सूचना है वो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण अभिक्रियाकारक एवं उत्पाद पदार्थों के मध्य मात्रात्मक संबंध को बताती है। यानी कौन, जैसे यहाँ H2 है प्लस O2 है इक्वल टू 2H2O है, तो हमको ये भी पता लग रहा है अब कि इसके ये 2 मोल हैं, कितने हैं, 2 मोल, इसके 1 मोल से क्रिया करके इसके 2 मोल उत्पादित कर रहे हैं। तो ये जो रस समीकरण मिति गुणांक हैं, जिनको रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, ये एक मात्रात्मक संबंध है कि कितना क्रियाकारक खर्च हो रहा है और उससे कितना उत्पाद बन रहा है। तो ये पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, हम हेडिंग डालेंगे इस पॉइंट को। तो अभी तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि समीकरण से हमको ये भी पता लग जाता है कि मात्रात्मक संबंध क्या है क्रियाकारक और बनने वाले उत्पाद पदार्थों के मध्य में मात्रात्मक संबंध क्या है, तो उसे भी एक समीकरण हमें जानकारी देती है। तो ये 4 जानकारियाँ हैं जो हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लें और इस पॉइंट को हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे होता है। तो अगला हेडिंग डाल लें, ये 4 जानकारियों के बाद अगला हेडिंग हमारा रहने वाला है रासायनिक समीकरण का संतुलन करना। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं? तो वैसे तो संतुलन करने के, समीकरण को संतुलन करने की, बैलेंस करने की, बैलेंसिंग बोलते हैं,
बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो वैसे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको यहाँ छोटी मोटी समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट और ट्रायल मेथड को यूज लेना है। हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हमको यूज लेना है। अब इस मेथड में क्या होता है बेटा, कॉमन सेंस से करते हैं। कॉमन सेंस क्या कहता है, जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी थी H2 + O2 = H2O, इसको संतुलित करनी थी। तो हिट और ट्रायल मेथड से संतुलित करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, जो एटम आपको ऑड नंबर में दिखे यानी विषम संख्या में दिखे उसे सम बना लो। तो यहाँ ऑक्सीजन आपको 1 दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को तो अपन ऑड भी मानते, इवन भी मानते वैसे, लेकिन 1 को आप 2 बना लो। तो अब ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया ना। अब ऑक्सीजन 2 ही इधर है, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंसिंग बिगड़ गया, 2 दूनी 4, तो इसे भी 4 बना लो, ये लो हो गया 4, हो गई बैलेंस। चेक कर लो। तो पहले तो कुछ कोफिशिएंट लगाओ और फिर कोफिशिएंट लगाने के बाद चेक करो कि इधर के परमाणु बराबर इधर के पास। तो चेक कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, ठीक है, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर हाइड्रोजन के फिर से 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो देखो इधर के परमाणु और इधर के परमाणु क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये अभिक्रिया आपके संतुलित हो गई है। कोई डाउट? ठीक है, एक और अभिक्रिया देख लेते हैं हम संतुलित करने की। तो ये तो आपके दिमाग से ही आपको पता लगाना पड़ता है हिट और ट्रायल में, कि आपको जो समझ में आए वो गुणांक लगा लो। जैसे ये थी अपने पास N2 H2 और इससे क्या बन रहा था, अमोनिया बन रहा था, है ना। तो अब अपन इसको कैसे बैलेंसिंग करें, तो पहले ऑड देखो, E1 ऑड देखते उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी आप ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो E1 हो जाएगा। जैसे 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, लिख लेते हैं 6 हाइड्रोजन। इधर देखो, अरे यार इधर तो 2 ही है, तो इधर भी 6 बनाने के लिए क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है और इधर भी 2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये समीकरण बैलेंस हो गई। कर लोगे ऐसे? कोई डाउट है? क्योंकि समीकरण छोटी मोटी समीकरण नहीं आती हैं, उनको ही आपको बैलेंस करना होता है। कोई तो ज़्यादा समस्या बड़ी बात है नहीं। एक और देख लेते हैं। एक और है हमारे पास SO2 + O2 = SO3। पहले और देखो, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है और 2 है, यानी 4 ऑक्सीजन है इधर और 1 सल्फर है। लेकिन ये दिख गया ऑड है, पहले इवन करो 2, तो अपन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गई। अब कितनी हो गई, 6 ऑक्सीजन हो गई। सल्फर कितनी हो गई, 2 सल्फर हो गई, 2 सल्फर हो गई ना। तो 2 सल्फर इधर लाने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये भी 2 सल्फर हो गई। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गई, 6 ही उधर है। हो गया मामले पर सब सही। तो ऑड नंबर को सबसे पहले इवन बनाओ और उसके बाद समीकरण को बैलेंस कर लो, समीकरण बैलेंस हो जाएगी। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और ले लेते हैं। ये है आपके CH4
प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस H2। दिख रही है समीकरण। चलिए ऑड नंबर में कौन दिखा, वही ऑक्सीजन दिखा, तो आप क्या कर लो, 2 लगा लो। लगा लिए 2 ऑक्सीजन के आगे। हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी 4 है। कार्बन 1 है, इधर भी 1 है। अब ऑक्सीजन को देखो, कार्बन तो बैलेंस है ना, 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मामला बिगड़ रहा है, तो पहले किधर ज़्यादा है उधर गिनना होता है। 2 तो इधर है और 2 इधर है, 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो 4 बनाने के लिए इधर क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इधर भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो हो गई, अब संतुलित है, देख लो। ये रिएक्शन अब आपके बैलेंस हो चुकी है। देखो एक बार ट्राई करो। तो एक समीकरण और ले लेते हैं हम। चलिए देखते हैं, आ रहा है आपको बैलेंसिंग समझ में। तो आप जितनी भी रिएक्शंस देख रहे हो किताब में, उनको आज बैलेंस करने की कोशिश करना। सारी रिएक्शंस आपके जैसे है अभी, Fe3O4 प्लस CO इजिकल टू FeO प्लस CO। तो अगर हम देखें कि यहाँ Fe3 है, तो पहले अपन Fe को 3 ले लेते ना यहाँ भी। हालांकि इसको भी डबल कर लो, लेकिन वो बड़ा कोफिशिएंट आ जाएगा, इसलिए Fe को 3 ले लो। Fe बैलेंस कर लो सबसे पहले, उससे बैलेंस किया करो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हो। तो Fe है यहाँ। अब कार्बन देखो, कार्बन तो 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन बैलेंस है, तो कार्बन को क्यों छेड़ते हैं, नहीं छेड़ो। अब देखो ऑक्सीजन 4 और 1 5, 3 और 2 5, बैलेंस हो गया, यहीं बैलेंस हो गया, तो लगाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ये रिएक्शन यहीं बैलेंस हो गई आपको। तो हीट और ट्रायल का मतलब ही ये है बेटा, कुछ ऐसे कोफिशिएंट आपको लगाने होते हैं और चेक करनी होती है रिएक्शन को। क्या करनी होती है, चेक। ऐसे देखो एक और रिएक्शन ले लेते हैं, NH3 प्लस O2 इजकल टू NO प्लस H2O। तो NH3 प्लस O2 इजकल टू NO प्लस H2O। तो सबसे पहले आपको NH3 को देखना है, तो NH3 को अपन कोफिशिएंट लगा लेते हैं। हाइड्रोजन हो गए 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 6 करने के लिए 3 लगा लेते हैं, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब आप नाइट्रोजन का बिगड़ गया, तो नाइट्रोजन को 2 कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो, सबसे बाद में ऑक्सीजन देखते हैं, 2 और 3 5 ऑक्सीजन। अब यहाँ तो 5 लगाते ही तो 10 हो जाएगी, 5 दूनी 10 होगी, तो 5 को आधा कर लो ना, 5 बाय 2। अब तो आप कहोगे सर 2.5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2.5 थोड़ी लाते हैं। तो ऐसा कर लो, अब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, वो 2.5 हट जाएगा। तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 NH3 हो गए, प्लस 2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 O2 हो गए, 4 NO हो गए, प्लस 6 H2O हो गए। अब ये रिएक्शन आपके बैलेंस हो गई। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। रिएक्शंस बैलेंस करना आ गया आपको, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस ऐसे होती हैं, छोटी मोटी रिएक्शंस हैं जो बैलेंस हो रही हैं यहाँ पर। अब आपको बैलेंस करना है। जैसे एक और ले लेते हैं लोग, Zn
एस प्लस O2 इजकल टू ZnO प्लस SO। ठीक है, अब देखिए सल्फर SO2 तीन हो गई, 3 ऑक्सीजन, Zn बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन। अब 3 को लाने के लिए क्या करें, यहाँ 3 लिख देते हैं, 6 हो गई तो 3/2 कर दो, 6 से वापस 3 हो गई। अब 2 का कोई औचित्य नहीं है तो आप क्या करोगे, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2ZnS प्लस 3O2 इजकल टू 2ZnO प्लस 2SO। अब देखो सारी रिएक्शन बैलेंस है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये बेटा आपके रिएक्शन का बैलेंसिंग का तरीका था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपके रस समीकरणमिति संबंध, ठीक है। उससे पहले आप बैलेंस करना सीख लेना एक बार, क्योंकि आज के लिए बैलेंसिंग ज़रूरी है। बिना बैलेंसिंग के हम स्टोइकियोमेट्री को समझ नहीं पाएंगे, यानी रस समीकरणमिति संबंध को नहीं समझ पाएंगे।